नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार में चुनाव है, इसीलिए पटना में अगर कुछ भी कहा जाता है तो उसका रिश्ता चुनाव से जुड़ जाता है। आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ हुआ। उधर से एक आवाज निकली तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के आवास में ताजिए की पूजा हुई। प्रतीकों की ये लड़ाई ये बिहार के आने वाले चुनाव के मिजाज को भी दिखाती है और बिहार से ये लाइन क्या बाहर निकलकर हिंदुस्तान के बाकी चुनावों को प्रभावित करेगी, ये भी सवाल लोगों के जहन में उठता है। क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि बिहार में जो भी राजनीति होती रही है उसको एक प्रयोगशाला के तौर पर देखा जाता है पटना में, कि पटना की राजनीति जो वहाँ नए समीकरण बनाती है, जो वहाँ नए नारे निकालती है, वो सब देश में कहीं ना कहीं बाकी राज्यों के चुनाव से लेकर केंद्रीय चुनाव तक सबको प्रभावित करते हैं। आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ था। तमाम राज्यों से आए हुए संत वहाँ सनातन धर्म की बात कर रहे थे, लेकिन जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री वहां पहुंचे तो लगा जैसे आने वाले चुनाव का टोन सेट किया जा रहा हो। वो टोन जो बीजेपी के मुताबिक हो सकता है और साथ ही जो विशाल सनातन की एकता की बात करने वाली पार्टियां हैं उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। और वहां से वो ये नारा लगाते हैं कि कुछ लोग गजवाए हिंद करना चाहते हैं, हम तो भगवाए हिंद चाहते हैं। ये बातचीत अभी चूंकि इस पर पूरी बातचीत हम लोग करेंगे, उसके साथ साथ जो बहुत ही दिलचस्प बात हुई कि आज मुहर्रम के ताजियों का जुलूस अंदर बुलाया उन्होंने, जो उनके घर तक पहुंचा, राबड़ी देवी के आवास तक पहुंचा। ये ताजिए का जुलूस लालू को उन्होंने करतब दिखाया और आज जो आरजेडी के नेता हैं वो वहां बैठकर सर झुकाते दिखाई दिए। वो इस दौरान राज्य भर से ताजियों का जुलूस जो अलग अलग जगह निकला होगा, लेकिन कुछ मुस्लिम युवक ताजिया जुलूस लेकर राबड़ी आवास तक पहुंचे। और चूंकि लालू यादव ने ये सूचना जब उनको मिलती है तो वो अंदर बुलाते हैं और राबड़ी देवी ताजिए का स्वागत करती हैं। इसके बाद जो युवा हैं वो लाठी डंडे के अपने जो करतब हैं वो दिखाते हैं। इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, क्योंकि ये जो युवाओं का उत्साह है वो राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के सामने ताजिए को ले जाने के बाद, और उसके बाद ये भी है कि राबड़ी देवी ने उस ताजिए की, आपने देखा होगा फोटो है जिसमें वो उसको विधि विधान के साथ ताजिए की इबादत करती हुई दिख रही हैं। ये तमाम जगह पर था। परिवार के अन्य सदस्यों ने भी ताजिए को नमन किया। ये इस दौरान लालू यादव अपने अंदाज में, जो उनका अंदाज है उसमें वो कुर्सी पर बैठे रहे बहुत सारे लोगों के साथ, चूंकि उसमें धार्मिक झंडे थे, साथ में तिरंगा भी था। तो ये जो प्रतीकों की लड़ाई है ये चल रही है। हम बिहार के चुनाव को मैंने अभी आपके साथ एक प्रमा फेसी डिस्कस किया था AIMIM को लेकर कि किस तरह से मुस्लिम वोटों के लिए सबसे बड़ी लड़ाई इंडी गठबंधन में है, क्योंकि NDA में जो JDU के पास कुछ परसेंट वोट था, ये कहा जाता है लगभग 8 से 10%, उसको मिलने वाले मुस्लिम वोटों में भी इस बार कोई बहुत उनको नहीं दिख रहा कि कोई उम्मीद है। लिहाजा ये तमाम वोट, मुस्लिम वोट, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की जो उम्मीदवार हैं, आरजेडी चूंकि ये का पार्टी है और चूंकि रीजनल पार्टियां या व्यक्तिगत आधारित पार्टियां सिर्फ उन्हीं पार्टियों के नेताओं पर होती है जिनके नाम पर चलती हैं, तो लिहाजा लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी जो है पूरी तरह से अभी अपने आप एक बड़े नेता के तौर पर उभर चुके हैं। लेकिन आज भी लालू प्रसाद यादव, जिनको अब फिर लगातार 13वीं बार अध्यक्ष चुना गया है, उन्हीं की ताकत और उन्हीं के समर्थन पर वो आगे चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये जो एक नया वहाँ से ताजिए के जुलूस का जिस तरह से स्वागत किया गया है, ये मुझे लगता है कि वो मुस्लिम वोटों को एड्रेस करने की कोशिश की गई। इस दौरान चूंकि लालू प्रसाद यादव का घर है तो वहाँ हिंदू समर्थक तो हमेशा ही रहते हैं, और वो जो है वहाँ इस पूरे
जो वहाँ चल रहा था उसको मुस्लिम वोटों के एक हिंदू जो उनका अपना वोट बैंक है उसके साथ एकाकीकरण देख रहे थे, यानी यादव वोटों के साथ उस वोट को। और यही वो मैसेज है जो मुझे लगता है कि AIMIM की चिट्ठी के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर सिकन नहीं लाता कि उनके साथ कोई समझौता किया जाए। हालांकि इस पर बहुत चर्चा हुई कि भाई ये पारंपरिक हथियारों के साथ वहाँ प्रोटेक्टेड एरिया में पहुँचा, वहाँ जहाँ किसी भी प्रकार के हथियारों के प्रवेश पर रोक है। लेकिन लालू प्रसाद यादव पहले भी मुहर्रम के जुलूस में शामिल होते रहे हैं और वो माई समीकरण को मजबूत करते रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से लालू यादव के घर पर वो उसके ताजिए को दिखाया गया और उसमें वहाँ पूजा हुई, तो उसके बाद लगता है कि जिस तरह से राबड़ी देवी चेहरा वहाँ जाकर उन्होंने उसको नमन भी किया, उससे लगता है कि ये मैसेज बहुत साफ करने की कोशिश थी। उधर दूसरी तरफ हम अब पटना के ऐतिहासिक मैदान में चलते हैं जहाँ सनातन धर्म के लिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जब अखिलेश यादव ने एक चुनाव किया था एक बाबा पर हमला बोलने के लिए कि उनको कितने पैसे मिलते हैं, तो उन्होंने पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम को चुना था। बागेश्वर धाम के चुनने वक्त, यानी जब उन्होंने उन पर जो एक निशाना साधा था, उस वक्त ये सवाल उठ रहा था कि आखिर वो रामभद्राचार्य को कह सकते थे, राजू दास को कह सकते थे, या और भी बहुत सारे संत हैं उनको चुन सकते थे, आखिर धीरेन्द्र शास्त्री क्यों उनके निशाने पर थे। तो लगता है कि ये जानकारी पहले से होगी, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री लगातार एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और चूंकि युवा चेहरा भी हैं और उनके पास इस वक्त समर्थकों का एक बड़ा, उनके भक्तों का एक बड़ा विशाल जो है उनके पास एक बड़ी संख्या है जो उनके भक्त हैं, वो उनके लिए उनके दिए गए संदेशों पर अमल करते हुए भी दिखते हैं। और उनकी सबसे बड़ी लड़ाई के तौर पर, चूंकि इसमें भी उन्होंने जो भाषण दिया बागेश्वर धाम ने, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जाति पाति में नहीं बंटना है, और अगर ये चीज जाति है कि जाति पाति पे नहीं बंटना है तो फिर माई समीकरण में से वाई हट जाएगा, मतलब वोट मिलेगी, वोट का कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप जाति पर बेस हटा देंगे तो फिर ये जो दोनों दल हैं उत्तर प्रदेश में और बिहार में, उसकी एक बड़ी ताकत अलग हो जाएगी, क्योंकि वो तो बेस ही जाति पर है। क्योंकि उन दोनों जो आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी, उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यादव वोटों पर बनती है और उसके बाद उसमें एम समीकरण जुड़ता है और वो माई समीकरण बनकर उस जो पूरा चुनाव है उसको बाकी जातियों के साथ जोड़कर या तो सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचती है या फिर बाकी जातियों के अलगाव की वजह से सत्ता से नीचे खड़ी देखती रह जाती है, जो अभी हाल फिलहाल में हो रहा है। तो इस वक्त जब मैं धीरेन्द्र शास्त्री की बात करता हूं, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। चूंकि इसमें ये जो सम्मेलन है इसको इसलिए भी थोड़ा समझिए कि इसका आयोजन पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता अश्वनी चौबे ने किया था। तो ये बात कहना कि ये सिर्फ सनातन के कुंभ के लिए था, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पटना के बारे में थोड़ा आंखें मूंदने जैसा है। इस वक्त चुनाव है तो हर चीज चुनाव से जुड़ेगी, और जब बागेश्वर धाम ने अपने अंदाज में लोगों को कहा तो वो इशारा भी साफ था। उन्होंने कहा कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, भारत अगर हिंदू राष्ट्र बना तो बिहार पहला राज्य ही होगा जो हिंदू राष्ट्र की इस उसमें बिहार बनेगा। बिहार के पागलो, एक बात गांठ बांध लो, हम सब हिंदू हैं इसलिए हम इस सनातन पर्व में हैं। उन्होंने फिर कहा, मैं बता रहा हूं क्योंकि इन सब चुनाव का इसका चुनाव पर बहुत बड़ा मतलब है। उन्होंने कहा कि जातिवाद और क्षेत्रवाद पर सीधा कहा कि कहीं भाषा, कहीं जाति, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही है। एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को कटने मत देना, जात पात से हटकर राष्ट्रवाद के लिए जीना है। और फिर कहा कि बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं। आपको मालूम होगा गजवाए हिंद पिछले कुछ समय से, यानी लगभग एक दशक से भी आप कह सकते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा चर्चित शब्द है। और भारत से ज़्यादा ये पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत लंबे अरसे से वहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ, खासतौर से मुस्लिम कट्टरपंथी जमातें, चाहे वो फजलुर रहमान की पार्टियाँ हों या दूसरी लब्बैक हों, वो भारत पर हमले और भारत के तमाम
जो लोग हैं उनको गुलाम बनाने की जो बातें करती हैं कि भारत के बादशाहों को उनको गुलाम बनाकर जंजीरों में बांध के लाया जाएगा, वो गजवाए हिंद का पार्ट बताती हैं। चूंकि गजवाए हिंद के बारे में अब आप सब लोग ही जान चुके हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया के बतर्ज आप सबको मालूम है। और बहुत सारे आपने सुना होगा किस तरह इस बार टीवी के एंकर हिंदुस्तान की हीरोइनों को, यानी गजवाए हिंद के गार्ब में वो जो माले गनीमत है वो हिंदुस्तान की बॉलीवुड की हीरोइनों के बारे में कि किस किस को वो ला सकते हैं, उसकी चर्चा कर रहे थे। तो लिहाजा जब बाबा बागेश्वर धाम ये कहते हैं कि भाई गजवाए हिंद की बात नहीं करनी, तो वो मैसेज भी दे रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि गजवाए हिंद का सपना देखने वाले जिहादी कट्टरपंथियों को अगर कोई सपोर्ट मिलती है तो वो कहाँ से मिलती है, वो इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। ये जो सीधी सी बात ये है, वो हिंदू राष्ट्र के लिए जब बात करते हैं तो वो भगवाए हिंद कहकर उस पूरी बात को गजवाए हिंद के बरक माफ कीजिएगा, उनके एक पूरा नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। ये नैरेटिव वोट से जाके जुड़ता है। उन्होंने और चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री इस पूरे को जो पॉलिटिकल टोन है वो क्या कहती है, वो कहती है कि हमको किसी मुसलमान या ईसाई से दिक्कत नहीं है, हमको हिंदुओं से दिक्कत है। किन हिंदुओं से दिक्कत है? जो जाति के नाम पर लोगों को बांटते हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मैसेज है ये पूरे पटना के गांधी मैदान से शुरू होता है, किशनगंज पूर्णिया तक पहुंचता है, जो ये कहता है कि हम उन हिंदुओं से दिक्कत करते हैं। और चूंकि अगर हम पॉलिटिकल नैरेटिव में देखें तो बीजेपी हमेशा से इस बात पर जोर देती है कि वो हिंदू वोटों को, हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह का वो माहौल रहा उस सब के लिए वो वोट मांगती है कि या इस देश में किसी को तुष्टीकरण नहीं करने दिया जाएगा। अब वो तुष्टीकरण कौन करता है? तुष्टीकरण तो दूसरी विपक्षी पार्टियों पर ही आरोप लगता रहा है। तो वही सारी बातें हैं कि जाति के नाम पर नहीं बंटना है, इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री का मैसेज आगे तक जाएगा। दूसरा क्या है कि वो शास्त्री तिरंगे को लेकर भी कहा कि भाई वो तिरंगे, कुछ लोग तिरंगे में चांद चाहते हैं, आप भी समझते हैं इसका अर्थ क्या है, और हम लोग चांद पर तिरंगा चाहते हैं। तो धीरे धीरे इस नैरेटिव की गर्मी पूरी की जा रही है। उन्होंने ये तक कहा कि भाई मैं यहाँ पद यात्रा निकालूंगा, चूंकि ये मानना पड़ेगा कि जो अब नए, जो एक नई कथा है, कथा का वाचक हैं जो लोग, नए कथा आपने देखा होगा बड़े बड़े नए तरीके से अब जो नए कथावाचक उभर रहे हैं, उनमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पहले नंबर पर ज़रूर होंगे। पहले नंबर पर नहीं तो पहली पंक्ति में जो लोग हैं वो उन लोगों में शामिल है। उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है जो जातियों के समीकरण को तोड़ती है। लिहाजा बीजेपी, मुझे लगता है कि इस महाकुंभ को, क्योंकि ये मालूम है कि चुनाव अभी अक्टूबर में होने ही है, ये सबको मालूम है, तो ऐसा नहीं है कि महाकुंभ का जब आयोजन किया जा रहा होगा तो तारीखों का मालूम नहीं होगा। तो ये महाकुंभ का आयोजन है, बीजेपी दरअसल चाहती है कि वो जो इस समय आरजेडी या इंडी गठबंधन का जो पूरे का पूरी जो जोर है वो जातीय आधार पर वोटरों का डिवीजन करने का है। क्योंकि पीडीए के नाम पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 2024 की जीत का स्वाद, मतलब जीत का मतलब ये कि उनकी सीटें इतनी ज़्यादा आई जो कभी मुलायम सिंह के समय भी नहीं थी, ये अखिलेश यादव को मिला। तो वो जो पीडीए का एक वो है, वो इसलिए है क्योंकि जातियां टूटकर अलाइन हुई। लेकिन क्या ये बिहार में अलाइनमेंट हो सकता है? बीजेपी जानती है कि बिहार सबसे ज़्यादा कास्ट सेंसिटिव है इस वक्त। मैं दक्षिण के राज्यों पर जब बात करूंगा तो उसके बारे में भी बताऊंगा। मैं आपको बता भी चुका हूं कई बार कि नॉर्दर्न इंडिया के लोगों को ये मालूम नहीं कि सबसे ज़्यादा कास्ट पर चुनाव तमिलनाडु, केरल, इन तमाम राज्यों में भी होता है, कर्नाटक में भी होता है, और वहाँ कास्ट लाइन ज़्यादा क्लियर दिखाई देती है पॉलिटिकल पार्टियों के साथ और ज़्यादा तेज़ी से। यहाँ तो चूँकि सिर्फ माई समीकरण ने यहाँ बदलाव लाया है, यानी यादव समीकरण पिछले, जब से मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव एक पूरे चेहरे के तौर पर जो जेपी मूवमेंट के बाद निकलते हैं तो वो एक जाति को अलाइन करते हैं, उस वक्त उसको एक फ्रेम बनाते हैं, उसका एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं और उसके साथ फिर मुस्लिम वोटर और उसके साथ साथ फिर दूसरी जातियों को जोड़कर सत्ता का समीकरण गांठते हैं। लेकिन इस पूरी लड़ाई में
अगर बागेश्वर धाम को आप कहीं रखना चाहते हैं तो वो ये कि इस समीकरण के अगेंस्ट खड़ा हुआ दिखना है। और इतने सारे जो है उन्होंने कहा कि मैं एक चुनाव यात्रा करूंगा, एक पद यात्रा। आपको मालूम है पद यात्रा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अभी एक लंबी यात्रा आपने बुंदेलखंड में देखी थी। उसके बाद उन्होंने वहां से ऐलान भी किया कि मैं दिल्ली से वृंदावन तक हिंदू राष्ट्र की बात करूंगा और हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा करूंगा। नवंबर की डेट भी दी है, 6 से शायद वो नवंबर की डेट है। लेकिन ये पद यात्रा का जो बिहार का ऐलान है ये भी ये बताता है कि भले ही अभी मैं चुनाव के उसमें नहीं फंस रहा हूं, बहुत सारी चीजें वो सीधे तौर पर नहीं कहते हैं, लेकिन इशारा साफ है कि अगर जातियों पर टूटते हैं तो ये सब चीज़ें उनके एक जो मिली जुली ताकत बनी है यानी बीजेपी की तरफ इशारा। क्योंकि हिंदू पार्टी वही एक तरह से जो विपक्षियों के आधार पर मैं कह रहा हूं कि जिनको सबसे बड़ी हिंदुत्व की समर्थक पार्टी तो इस वक्त बीजेपी है और जेडीयू उनके साथ खड़ी है जो बैलेंसिंग पावर है दोनों के लिए। लिहाजा आज जो गांधी मैदान से निकलकर धीरेन्द्र शास्त्री का जो बयान है और उसको अगर हम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के उस पर जोड़ते हैं तो ये दोनों जो चुनाव के लिए जो दो खेमे हैं उनकी तैयारी साफ दिख जाती है। अब ये ज़रूर है कि अगर आरजेडी एआईएमआईएम को नहीं लेती है या आरजेडी ये क्लियर कर देती है कि हम उनको किसी कीमत पर अपने इंडी गठबंधन में नहीं लेते हैं तो मुझे लगता है एआईएमआईएम बहुत ज़्यादा तो असर नहीं डालेगी। और ये बात एआईएमआईएम को समझ में आई थी, मैंने कल आपको विस्तार से उस वीडियो में समझाया था। उन्होंने अब ये बिहार के शुरुआत से और कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि ये कार्यक्रम चुनाव की ताकत है, इसे चुनाव से जोड़ माफ़ कीजिएगा हिंदुत्व सनातन की ताकत है तो इसको चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जब कोई नेता या कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि इसको चुनाव से मत जोड़कर देखिए तो मेरा आपसे अनुरोध है कि उसको सिर्फ चुनाव से ही जोड़िए, क्योंकि वो सिर्फ चुनाव से जुड़ी हुई बातें ही चुनाव से अलग रखने के लिए की जाती हैं। और चूंकि अभी तेजस्वी अपने जीवन का अभी तक का सबसे अहम चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि अभी वो बहुत युवा हैं, हो सकता है कई सारे चुनाव हों, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री इशारा करते हैं कि वो चुनाव में नहीं लड़ने जा रहे हैं इसलिए इसको चुनाव से न जोड़ा जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा क्योंकि बिहार में सिर्फ एक बयान से पूरा राजनीतिक मैदान बदल जाता है। ये मोहन भागवत देख चुके थे जब उन्होंने आरक्षण को लेकर एक बयान दिया था, उसने पूरा मैदान बदल दिया था। इस समय जो वोटिंग के लिए जो वोटर्स की जो सूची है जिसको पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में तमाम पार्टियां पहुंच चुकी हैं, अलग अलग पहुंची हैं ताकि उनका एक साथ में कोई खारिज ना हो। तो इस वक्त बिहार में जो भी हो रहा है हम उसको सिर्फ चुनावी नज़रिए से देख सकते हैं। और आज ये दिलचस्प जो है पटना के गांधी मैदान से अणे मार्ग तक का पहुंचता हुआ ये जो रिश्ता है ये बिहार के तमाम लोग बहुत गौर से देख रहे होंगे और साथ में देश के बाकी तमाम लोग भी। तो मुझे लगता है हम आगे की तरफ देखेंगे। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का ये भी देखिए कि इस यहाँ तक आने के लिए वो अपने जन्मदिन के कार्यक्रमों में थे। 4 जुलाई से 6 जुलाई तक ये उनके जन्मदिन का एक कार्यक्रम था। उससे पहले एक हादसा वहाँ हुआ जिस हादसे में एक व्यक्ति की जान गई। तो बागेश्वर धाम की तरफ से एक घोषणा हुई थी कि वो जो भी 4 जुलाई को जो भी होगा उनके जन्मदिन पर चढ़ावा वो उस परिवार को दिया जाएगा। ये और उससे पहले वो चढ़ावा तमाम चीज़ें जो एक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है कैंसर, मतलब एक बड़ा हॉस्पिटल है जिसका उद्घाटन आपको मालूम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो मुझे लगता है कि उसके साथ साथ ये जो जेस्चर है वो उनको उनके लोगों में और लोकप्रिय बनाता है। तो मुझे लगता है कि बड़ा दिलचस्प होगा चुनाव देखना जिसमें 1-2 नहीं अभी हो सकता है कि कई गांधी मैदान में कई सारे इस तरह के आयोजन हो जो ये बताएं कि सनातन किस तरह इकट्ठा है। तो उधर पटना के अणे मार्ग से जो लालू यादव है और उनकी पत्नी राबड़ी देवी है वो भी इस तरह के कई सारे आयोजनों में हिस्सा लें जो ये बताएं कि इस वोट के हम ही हकदार हैं। ये तमाम चीज़ों पर चलिए आज के लिए तो हम लोगों को, लेकिन 1-2 खबर मुझे लग रहा था छोटी सी खबरें मैं दोहरा देता हूँ शायद जिन पर कभी हम लोग बात करेंगे कि एलन मस्क ने आखिर वही किया जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। चूँकि इतना पैसा है
भाई दुनिया के अमीर आदमी हैं तो आसानी से कैसे हार मान लेंगे। और चूंकि अब ये तो दिखाई दिया है ट्रंप ने कि कोई भी अमीर आदमी, कोई भी बिजनेसमैन राष्ट्रपति बन सकता है। इससे पहले बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि रॉस पैरेट का मुझे याद है जो कई चुनाव लड़ा लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो इस बार उन्होंने तो सीधा ही मोर्चा खोल दिया। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज तक मुझे नहीं लगता, जितनी मेरी जानकारी है, कि डेमोक्रेट और रिपब्लिक के अलावा कोई तीसरी पार्टी ने वहाँ, चूँकि रॉस पैरेट ने भी एक पार्टी बनाई थी जो बहुत ही अरबपति व्यक्ति था, उसने भी यही किया था कि वो एक पार्टी बनाकर उसने पूरी कोशिश की कि डेमोक्रेट और रिपब्लिक के बीच में एक तीसरी चीज़ खड़ी की जाए। तो अब मस्क की ये कोशिश देखनी होगी कि कितना इसको अंजाम तक ला पाते हैं। वो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही भ्रष्ट हैं, लिहाजा इससे अमेरिका को निजात दिलानी चाहिए। और आपको मालूम है कि ट्रंप पहले ही कह चुके कि वो तमाम सब्सिडी बंद कर देंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको अफ्रीका जाना पड़े। तो ये लड़ाई और तीखी होगी, क्योंकि लोग कहते हैं जब प्यार बहुत गहरा होता है और अगर वो नफ़रत बनती है तो वो उतनी ही गहरी होती है। तो अब दुश्मनी बहुत बड़ी हो चुकी है। हम अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल वो देखेंगे। भारत अभी आपको मालूम है कि हम इस वक्त उनके साथ उलझे हुए हैं। 9 जुलाई तक जो हमारे पास डेट लाइन थी, लेकिन हम लोगों ने साफ कर दिया कि हम जल्दबाजी में अपने खिलाफ कोई समझौता नहीं करेंगे। तो लिहाजा जो एग्रीकल्चर है और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन पर किसी समझौते की कोई उम्मीद नहीं। हम लोग टैरिफ को बढ़ते हुए देख सकते हैं और हमको ये भी मानना चाहिए कि ट्रंप आसानी से झुकने वाला नहीं है। इस वक्त वो जो सत्ता की जो खूबसूरत लाइन होती है या हनीमून पीरियड होता है अपने समर्थकों के साथ, तो उसी में है। हालांकि वो उल्टे सीधे फैसले करते हुए दिख रहे हैं। अभी देखना होगा कि उसमें क्या होता है। एक बड़ी खबर थी जो दिलचस्प लगी, जो चंद्रचूड़ थे आपको पूर्व CJI, उनको सरकारी बंगला खाली कराने के लिए जो है ये एक सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने केंद्र को लेटर लिखा है। यानी जो तमाम लोग, हालांकि वो अपनी बेटी जो है उनकी जो थोड़ा मतलब आपको कहना चाहिए स्पेशल चाइल्ड्स हैं, उनके लिए उन्होंने ये बंगला मांगा था, लेकिन जितना उसका एक्सटेंशन हो रहा है उसको लेकर कई बार के बाद अब ये बड़ा दिलचस्प होगा कि पहली बार का इस तरह से देश के CJI से बंगला खाली करने के लिए केंद्र सरकार को लिखा है, क्योंकि 4 जजों को अब तक बंगला नहीं मिला। वो 5 कृष्णन मार्ग में तय सीमा से ज़्यादा रह गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि पूर्व CJI से उनका बंगला जल्द खाली कराया जाए, ताकि हम उसे कोर्ट के हाउसिंग पूल में दरअसल पूल बने हुए होते हैं, चाहे वो डिफेंस का पूल हो, चाहे वो पॉलिटिकल, तमाम अलग अलग अगर हम लोग देखते हैं, और वो उन्हीं में से बंगले अलॉट किए जाते हैं। चूँकि लुटियंस दिल्ली में बंगलों की संख्या निश्चित है, लेकिन 3 सुप्रीम कोर्ट के ट्रांजिट अपार्टमेंट में, जबकि 1 जज स्टेट गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। और नियम जो सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी चिट्ठी में जो लिखा है, वो जो केंद्र को लिखा है, वो लिखा है कि नियम 3B 2022 के मुताबिक पूर्व जस्टिस चंद्रचूड़ बंगले में रिटायरमेंट के 6 महीने बाद तक रह सकते थे। ये समय सीमा 10 मई 2025 को ख़त्म हो चुकी। अब चूंकि जुलाई चल रहा है, इसीलिए उनको कहा 1 जुलाई को ये खत लिखा गया था कि वो उनके पजेशन में है, लिहाजा उन्हें उसको खाली बिना देर कराए इसे खाली कराएं। हालांकि CJI ने कहा है कि ऐसा निजी कारणों के चलते हुआ है। सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की जानकारी दी थी, मैं सरकारी बंगले में समय सीमा से ज़्यादा नहीं रहना चाहता, लेकिन मेरी बेटियों को कुछ खास सुविधाओं वाले घर की ज़रूरत है। मैं इस साल फरवरी से लगातार घूम रहा हूँ। मैंने सर्विस अपार्टमेंट और होटल भी देखे, लेकिन वहाँ जाया नहीं जा सकता। और पूर्व CJI ने कहा, मैंने 28 अप्रैल को तब चीफ जस्टिस रहे संजीव खन्ना को लिखित में जानकारी दी थी कि मैं अब उपयुक्त घर की तलाश कर रहा हूँ, मुझे 30 जून तक इस बंगले में अनुमति दें, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस गवाई से बात की थी और उन्हें भरोसा दिलाया था कि जल्द से जल्द बंगला छोड़ देंगे, लेकिन फ़िलहाल तो अभी वो वहीं हैं और देखना होगा कि ये बंगला कब खाली होगा। चूँकि अदालतों की महिमा तो कहते हैं ना, जिस तरह हम लोग भगवान के लिए कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की तो कथाएं जो हैं वो अनंत होती हैं, हम जो सोचते हैं उससे कहीं अलग होती हैं। और जब वो इस तरह की चीज़ें, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने जब किसी नेताओं ने खाली घर में, मतलब जो हारने के बाद उस घर को ज़्यादा दिन तक रखा, तो उस पर काफ़ी टिप्पणियाँ की होंगी। मुझे लगता है वो चंद्रचूड़ साहब की नज़रों से ज़रूर गुजरी होंगी, क्योंकि हर किसी के पास कुछ ना कुछ कारण तो रहे होंगे। चलिए, आज तो हम इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं कि हमारे वीडियो का जो मुझे लगता है कि लाइकिंग और व्यूइंग है वो बड़ा
ऊपर नीचे होता है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि अगर आपके सजेशंस होंगे तो मैं उनको ज़रूर सुनूंगा। अभी हम लोग वीडियो की जो अवधि है उसको छोटा कर रहे हैं और कुछ और भी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा मुझे लगता है समय और लगेगा। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इन वीडियो को लाइक करके और शेयर करके हमारी ताकत को बढ़ाएं। नमस्कार।